हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम लगभग इंडो ग्रीक शासक और शकों के आगमन तक की बात को कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है मध्य प्रदेश में गुप्त वंश, इसकी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को मैक्सिमम लोगों से शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, इतना काम आप करिए और वीडियो बनाने का काम मैं करूं। तो चलिए, आज की जो खास पेशकश है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश इतिहास का, इसकी शुरुआत करते हैं। अगर मध्य प्रदेश में गुप्त वंश की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जहां से हमको ये पता चलता है कि गुप्त वंश के जो राजा थे, गुप्त वंश के जो शासक थे, उनका कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में औचित्य था, उन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया है। तो 3-4 बातें हैं जो कि मूलतः स्पष्ट करती हैं कि गुप्त वंश के शासकों ने मध्य प्रदेश में क्या किया है, राजपाट चलाया है, शासन किया है। तो कौन कौन सी 3-4 बातें हैं? पहली बात तो ये है कि एक विशाख दत्त की किताब है देवी चंद्र गुप्तम, है ना, उस किताब में स्पष्टता उल्लेख है कि जो गुप्त वंश थे, गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया है, राज किया है। तो मैं लिख देता हूं पहली चीज, विशाख दत्त। ठीक है, उनके देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है। दूसरी बात हरिसेन ने अपनी किताब प्रयाग प्रशस्ति में ये बात उल्लेखित की है, ये बात लिखी है कि जो गुप्त वंश के शासक थे वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में राज किए हैं। ठीक है, तो कौन थे भाई साहब? वो हरिसेन। बुक का नाम लिख देता हूं, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। तीसरी चीज, एक व्यक्ति था, चीनी यात्री फाहियान। वो क्या हुआ कि वो भारत आया और भारत में वो मूलतः उज्जैन के क्षेत्र में आया, उज्जैन विदिशा के क्षेत्र में, और उसने बताया कि जो गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के राजा थे, वो क्या है, मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया, राजपाट चलाया है। तो उसका नाम है चीनी, यात्री का नाम है फाहियान। ठीक है, फाहियान। तो ये 3 बातें हैं जो स्पष्ट करती हैं कि मध्य प्रदेश में गुप्तों का कहीं न कहीं शासन था। ठीक है। अगर गुप्तों की बात की जाए तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के कहीं न कहीं सामंत थे। पेपर सेटर पूछेगा आपसे, पेपर बनाने वाला पूछेगा कि जो गुप्त थे वो किसके सामंत थे, तो आप उनको बताना है कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के। ठीक है। अगर इनके समय काल की बात की जाए तो इनका टाइम पीरियड था 240 एडी से लेके 550 एडी तक। ठीक है। और एक पुराण है वायु पुराण से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि गुप्तों ने क्या किया है, राज किया है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं गुप्त वंश के शासकों के ऊपर। अगर गुप्त वंश के शासकों की अगर बात की जाए तो गुप्त वंश में तकरीबन 8 से 10 राजाओं ने शासन किया है। तो उस कड़ी में जो सबसे पहले राजा थे, गुप्त वंश के संस्थापक थे, उनका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था मेरे दोस्त? श्रीगुप्त। इनको गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। पेपर में पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम बताइए, तो आप उनको बताना क्या है, श्रीगुप्त। ठीक है। श्रीगुप्त जो भाई साहब थे वो बड़े ही उदारवादी व्यक्ति थे। वो इतने शांत प्रिय व्यक्ति थे कि वो दान दक्षिणा बहुत किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने 24 गांव दान दे दिए एक साथ। जब 24 गांव उन्होंने दान दे दिए एक साथ, तो उनको वहां के लोगों ने उपाधि दे दी महाराज की। किसकी उपाधि? महाराज की। तो पेपर में पूछा जाएगा महाराज की उपाधि गुप्त वंश के किस राजा को दी गई है, तो आप उनको बताना किसको? श्रीगुप्त को। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बिहार में एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनवाया। ठीक है। तो इनकी बातें क्या है, मैं लिख देता हूँ। उपाधि दे दी महाराज की। किसकी उपाधि दी मेरे दोस्त? महाराज। ठीक है। 24 गांव दान दे दिए इन्होंने। ठीक है। 24 गांव जैसे ही दान दिए इन्होंने, इनको उपाधि दे दी गई महाराज की। किसकी? महाराज की। ठीक है। और इनको गुप्त वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष। ठीक है। तो पेपर में पूछा जाएगा कि आदि पुरुष किसे कहा जाता है, गुप्त वंश के किस राजा को कहा जाता है, किस शासक को कहा जाता है।
तो आप बताना कि गुप्त वंश के श्रीगुप्त एक ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराज की उपाधि ली थी और इनको आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुई बात इसकी श्रीगुप्त की। इसी कड़ी में इस कालखंड में दूसरे जो राजा हुए उनका नाम था है घटोत्कच। क्या है मेरे दोस्त? घटोत्कच। ठीक है। अब यदि घटोत्कच की बात की जाए तो घटोत्कच जो थे वो रामगुप्त के बेटे थे। ठीक है, रामगुप्त के बेटे थे। ये अपने पिता के समान ही बड़े उदारवादी व्यक्ति थे। इनका काम ये नहीं था कि हम अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे। इनका काम ये था कि जितना पापा ने बना गया है, पापा ने राज्य बनाया है, उस पे ही क्या करना है, शासन चलाना है। ठीक है, तो इन्होंने उतना ही शासन चलाया और अपने पापा की उपाधि, महाराज की उपाधि इन्हें ले ली और ज्यादा कुछ खास विशेष काम किया नहीं, है ना। तो वो उपाधि पूछी जा सकती है पेपर में, महाराज की उपाधि ले ली, महाराज। ठीक है, महाराज की उपाधि ले ली और ज्यादा कोई खास विशेष काम किया नहीं। ठीक है। तीसरे शासक जो हुए उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था मेरे दोस्त? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इस वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इन्होंने क्या किया कि लिच्छवी की एक रानी थी, लिच्छवी की रानी, उनका नाम था कुमार देवी। कुमार देवी से इन्हें विवाह कर लिया। किससे विवाह किया? कुमार देवी से। कुमार देवी से जैसे इन्हें विवाह किया तो कुछ दिनों के उपरांत इनको एक पुत्र पैदा हुआ, नाम था उनका समुद्रगुप्त। क्या नाम था मेरे दोस्त? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त जैसे पैदा हुए, है ना, तो इनको एक बात क्लियर हो गई, इनको बात एक स्पष्ट हुई कि समुद्रगुप्त मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही लकी है। तो जैसे ही समुद्रगुप्त पैदा हुए तो इन्होंने क्या किए, इन्होंने 3-4 काम बड़े अच्छे किए। पहली चीज, गुप्त संवत चला दिया। क्या चला दिया? गुप्त संवत। तो पेपर वाला पूछेगा कि भाई साहब गुप्त संवत किसने चलाया, तो आप बताना चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने चांदी के सिक्के चला दिए। किसके? चांदी के सिक्के चला दिए, है ना, चांदी के सिक्के। ठीक, तो इतनी सारी चीजें करी इनने चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया कि कुमार देवी से विवाह किया और कुमार देवी से जैसे विवाह किया तो कुछ दिनों के उपरांत इनको समुद्रगुप्त पैदा हुए और समुद्रगुप्त जैसे ही पैदा हुए तो इन्होंने क्या 3-4 काम बड़े अच्छे किए। पहला तो गुप्त संवत चलाया और दूसरी चीज चांदी के सिक्के चलाए, है ना। तो पेपर सेटर पूछेगा कि चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए, तो आप बताना चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। ठीक है। और सबसे अहम चीज ये पूछी जाती है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक, तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है समुद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वास्तविक संस्थापक भाई साहब कौन है, तो आप बताना वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसी कालखंड में जो अगले शासक हुए उनका नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जैसे ही शासन में आए तो समुद्रगुप्त के मध्य प्रदेश में 2-4 एविडेंस मिलते हैं। पहला एविडेंस तो ये है कि इनका एक अभिलेख है, नाम है एरण अभिलेख। क्या नाम है? एरण अभिलेख। एरण। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एरण तो भाई साहब भानुगुप्त का है ना, तो एरण में 3 शासकों का नाम है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त। ठीक है, तो एरण जो अभिलेख है समुद्रगुप्त का, इसमें इनका वर्णन है ना, और इसमें इस अभिलेख में इनकी तुलना राजा राघव से की गई है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि राजा राघव से की तुलना समुद्रगुप्त की किस अभिलेख में की गई है, तो आप बताना एरण अभिलेख में की गई है। ठीक है। दूसरी चीज, जो हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, इसमें भी इसका कहीं न कहीं वर्णन है ना। वर्णन ये है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें समुद्रगुप्त के द्वारा जितने भी विजय अभियान किए गए, पूरे के पूरे विजय अभियान का वर्णन इस प्रयाग प्रशस्ति में है। तो पेपर में पूछा जाएगा कि भाई साहब जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें विजय अभियान का वर्णन है कि नहीं है, तो आप बताना है, बराबर है। ठीक है। और अगर इनकी बात हुई है समुद्रगुप्त की, तो ये भी जानिए कि मध्य प्रदेश का एक जिला है विदिशा, है ना, और सागर और दमोह में कुछ सिक्के मिले हैं और उस सिक्के में उत्कीर्ण है, लिखा है ये जो सिक्के हैं, ये सिक्के किसके हैं? ये सिक्के हैं समुद्रगुप्त के और
समुद्रगुप्त का नाम उसमें कांच शासक लिखा हुआ है, तो पेपर में पूछा जाएगा कि कांच शासक जो है, कांच शासक की संज्ञा और किस राजा को दी गई है, तो आप बताना कांच शासक की संज्ञा किसको दी गई है, समुद्रगुप्त को दी गई है। ठीक है, तो इतनी तो बात हुई समुद्रगुप्त की। अब आगे चलते हैं और अगले शासक के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगले शासक जो हुए उनका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था मेरे दोस्त? रामगुप्त। ठीक है, अब अगर रामगुप्त की बात की जाए तो रामगुप्त जैसे ही सत्ता में आए तो रामगुप्त ने क्या किया कि एक स्त्री थी उनसे विवाह कर लिया। उनका नाम था क्या? ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। ध्रुव देवी। और ध्रुव देवी से विवाह करने के बाद ये बड़े शांतप्रिय राजा थे ना, शांतप्रिय शासक। इन्होंने कोई खास विशेष काम किए नहीं। और अगर इनके एविडेंस की बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में एक जिला है विदिशा, और वहां पे दुर्जनपुर एक जगह है, तो वहां से इनके एविडेंस मिले हैं कि मध्य प्रदेश में रामगुप्त भाई साहब ने क्या किया है? शासन किया है। गुप्त वंश के एक शासक रामगुप्त ने क्या किया है? शासन चलाया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि इसी कालखंड में जो अगले राजा हुए उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त के थे भाई। क्या थे मेरे दोस्त? भाई। ठीक है, और अगर ये भाई है तो भाई थे ये, और ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय काल है वो गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल। ठीक है, तो पेपर में पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो आप बताना कि गुप्त वंश का स्वर्ण काल चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल को कहा जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शादी, चंद्रगुप्त द्वितीय बड़े अच्छे वो थे, मतलब इन्होंने वैवाहिक नीतियां अपनाई, वैवाहिक नीतियां अपना के अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाया। ठीक है, जैसे इन्होंने पहली शादी तो अपनी भाभी से ही कर ली, ध्रुव देवी से। इसकी कहानी मैंने लास्ट वीडियो में बताई है, जिस किसी को इस कहानी नहीं पता है लास्ट वीडियो में जाके पहले वो कहानी सुने। ठीक है, दूसरी चीज, इन्होंने नागवंश की पुत्री थी, उनका नाम था कुबेर नागा। क्या नाम था मेरे दोस्त? कुबेर नागा। उससे भी वैवाहिक संबंध बनाए, और वैवाहिक संबंध जैसे ही नागवंश की पुत्री से बनाए तो कहीं ना कहीं नागवंश का जो औचित्य था, जो राज्य क्षेत्र था, वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के अंडर में आया, है ना, तो इनसे इनका राज्य क्षेत्र बढ़ा। दूसरी चीज, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो मध्य प्रदेश में इनके दो जगह एविडेंस मिले हैं। एक है सांची अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, कहाँ है? रायसेन जिले में। और दूसरा है उदयगिरी। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश की विदिशा। ठीक है, तो इन दोनों जगहों से, है ना, ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया है? शासन किया है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही एक चीनी यात्री था फाहियान, वो भारत आया, और भारत आने के बाद उसने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने ये कहा कि भारत जो देश है, भारत जो प्यारा सा देश है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण निवास करते हैं। वहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है, वहाँ कोई शूद्र नहीं है, वहाँ कोई वैश्य नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण भरा देश है वो। और वहाँ के लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते, वहाँ के लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, वहाँ के लोग मार धाड़ नहीं करते, वहाँ के लोग लड़ाई नहीं करते, वहाँ के लोग व्यापार नहीं करते। ये सारी की सारी बातें बताई किसने? चीनी यात्री फाहियान ने। और फाहियान जब भारत में आया तो उसने सबसे ज्यादा अगर किसी की तारीफ की तो उसने सबसे ज्यादा तारीफ की चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, तो ये बातें भी याद रखिए। ठीक, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो शासक हुए अगले मध्य प्रदेश में, उनका नाम है कुमारगुप्त। क्या नाम है मेरे दोस्त? कुमारगुप्त। ठीक है, तो कुमारगुप्त जो थे इनका वास्तविक नाम था महेंद्र। क्या नाम था मेरे दोस्त? महेंद्र। ठीक है, तो महेंद्र जो थे, महेंद्र ने क्या किया कि शासन चलाना शुरू किया, और महेंद्र के शासनकाल में सबसे पहले रुणों का आक्रमण हुआ सबसे पहले। ठीक है, रुणों का आक्रमण सबसे पहले कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ। और कुमारगुप्त जो थे बड़े ही अच्छे मतलब शासक थे, शासन चलाने में बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और इनके 4 से 5 अभिलेख हैं जिनसे स्पष्ट जानकारी मिलती है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया है। पहला है मंदसौर अभिलेख, है ना, मंदसौर का पुराना नाम 10 फुट पेपर में पूछा गया है, मंदसौर अभिलेख। ठीक, दूसरा अभिलेख है तुमैन अभिलेख, तुमैन, अशोकनगर में पड़ता तुमैन अभिलेख। ठीक है, और तीसरा है उदयगिरी। ये
3 अभिलेख ऐसे हैं जो कि स्पष्ट करते हैं कि कुमारगुप्त का शासन कहीं न कहीं कहाँ था, मध्य प्रदेश में था, है ना। मध्य प्रदेश में इन्होंने शासन चलाया है। ये 3 चीजें पूछी जा सकती है पेपर में, इनको आप याद रखिए, ठीक है। इसके बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था स्कंदगुप्त। क्या नाम था मेरे दोस्त? स्कंदगुप्त। तो जो स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त जैसे ही सत्ता में आए, है ना, तो सत्ता में आने के बाद वो काम करना शुरू किए और काम करते करते, है ना, उन्होंने एक बात देखी कि जो ह्रोण है, हुरण, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप में बहुत पैर पसार रहे हैं, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले ह्रोणों को बुरी तरह हराया, है ना। तो पेपर में पूछा जाएगा गुप्त वंश के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले ह्रोणों को हराया, तो आप बताना स्कंदगुप्त, ठीक है। इनके 2-3 अभिलेख हैं जिनसे स्पष्ट जानकारी मिलती है कि जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त का मध्य प्रदेश में शासन था। देखिए सूपिया अभिलेख जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मिला है, रीवा जिले में मिला है, और सबसे अच्छा मतलब अभिलेख है। अगर आपको जाने का कभी मौका मिले रीवा तो आप वहां जरूर जाना, है ना। सफेद शेरों की नगरी के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक। तो स्कंदगुप्त हो गए। तो स्कंदगुप्त के बारे में ये पूछा जाएगा कि ह्रोणों को सबसे पहले किसने हराया, तो आपसे बताना उनको स्कंदगुप्त ने, ठीक है। ह्रोणों को हराया, ठीक। अब ह्रोणों के बाद इस कालखंड में जो स्कंदगुप्त के बाद जो अगले शासक हुए वो थे, उनका नाम था बुद्धगुप्त। क्या नाम था मेरे दोस्त? बुद्धगुप्त, ठीक है। और बुद्धगुप्त जो है ना, इन्होंने ये शासन में आए और शासन में इन्होंने जितनी इनको बागडोर मिली थी उतनी बागडोर संभाल के रखे, ज्यादा इन्होंने काम किया नहीं। और इनको ऐसा कहा जाता है कि रीवा के एक राजा थे लक्ष्मण देव सिंह, ये इनके सामंत थे, इनके सामंत हुआ करते थे, इनके सामंत थे। इतनी ही बातें बुद्धगुप्त के बारे में है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो अगले राजा हुए उनका नाम था नरसिंहगुप्त। क्या नाम था मेरे दोस्त? नरसिंहगुप्त। ये बड़े इंपॉर्टेंट शासक है नरसिंहगुप्त, है ना। नरसिंहगुप्त ने क्या किया कि जो ह्रोण बार बार आक्रमण कर रहे हैं, मतलब अपनी मनमानी चला रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, इनको क्या किया, नरसिंहगुप्त ने क्या किया कि उन ह्रोणों को बहुत बुरी तरह हराया, इतनी बुरी तरह हराया कि अब ह्रोण ये सोच रहे हैं कि मतलब मध्य प्रदेश से निकल जाना ही उचित है, इस भारत देश से बाहर भाग जाना ही उचित है। मगर इन्होंने बात हार नहीं मानी। तो पूछा जाएगा कि सबसे बुरी तरह किसने पराजित किया ह्रोणों को, तो बताना कि भैया नरसिंहगुप्त ने हराया सबसे बुरी तरह, ठीक है। इतनी बात इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद जो इसी कालखंड में जो राजा हुए उनका नाम था, अब ये जान जाइए, हाँ ठीक है, अब ये समझिए कि इसी कालखंड में जो सबसे अंतिम राजा हुए उनका नाम क्या था? उनका नाम था भानुगुप्त। क्या नाम था मेरे दोस्त? भानुगुप्त, है ना। अब देखिए, अगर ह्रोण बार बार आक्रमण हो रहे हैं और उनकी कहीं न कहीं आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है, तो कहीं न कहीं वो बदला तो लेंगे। तो भानुगुप्त के शासनकाल में भानुगुप्त के शासनकाल में क्या हुआ कि ह्रोणों ने कर दिया आक्रमण, और ये आक्रमण इतना बड़ा था कि भानुगुप्त के सामंत थे, है ना, उनके मित्र का नाम था गोपराज, ठीक है, और उनकी एक पत्नी थी, ठीक है। सामंत जो थे उनका नाम था गोपराज और उनकी पत्नी थी। तो ह्रोणों ने जब आक्रमण किया तो ह्रोणों ने आक्रमण कर दिया सबसे पहले सामंतों के ऊपर, और सामंतों के ऊपर जैसे ही आक्रमण किया तो गोपराज तो भाग गए। क्या हुआ? गोपराज मेरे दोस्त भाग गए और उनकी पत्नी बस बची। तो ह्रोणों ने क्या किया कि इनकी पत्नी को कर दिया नष्ट, मार डाला। और जैसे ये बात पता चली भानुगुप्त को, तो भानुगुप्त बड़े ही मतलब विलाप करने लगे, रोने लगे। उनको ये बात बड़ी नागुजार गुजरी कि मतलब मेरे सामंत की पत्नी को मार डाला है। तो उन्हीं की याद में उन्होंने एक अभिलेख बनवा दिया, नाम है उनका हिरण अभिलेख, है ना। इसकी ये कहानी है, सब जानते हैं हिरण अभिलेख में बनवाया किसने? भानुगुप्त ने। मगर इसकी कहानी किसी को नहीं पता होती, इसकी कहानी समझिए, ठीक है। तो भानुगुप्त की कहानी यहाँ से खत्म हुई। और भानुगुप्त के बाद जो अंतिम शासक मध्य प्रदेश में हुए और मतलब गुप्त वंश के जो अगले अंतिम शासक हुए उनका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था मेरे दोस्त? विष्णुगुप्त, है ना। विष्णुगुप्त ने कोई खास विशेष काम किया नहीं, और इसके बाद कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में और पूरे के पूरे गुप्त वंश का औचित्य हो जाता समाप्त। और जो गुप्त वंश के समकालीन थे वो थे वाकाटक। क्या थे? वाकाटक। पूछा जाएगा कि वाकाटक किसके समकालीन थे, तो अब बताना गुप्त काल के, है ना।
यहाँ से एक सवाल निकल के आएगा कि भाई गुप्त वंश के जो संस्थापक उनके नाम बताइए, तो आप बताना श्रीगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए, विष्णुगुप्त, है ना। यही सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वाकाटक किसके समकालीन थे, तो आप बताना किसके समकालीन, गुप्त वंश के समकालीन थे। ठीक है, तो यहाँ से होती गुप्त वंश की कहानी समाप्त। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश का इतिहास। इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद।